नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IAS PCS अकेडमी में। और जीएस की MCQs जो आपकी सीरीज़ स्टार्ट हुई है तो उसी में ये है आपका नेक्स्ट वीडियो। तो हम लोग जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन कवर कर रहे थे। पिछले सेशन में भी हम लोगों ने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखे थे और यहाँ पे भी हम जो है एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ही आज सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा आज पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कथन कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति जो होती हैं वो जलवायु का सही सूचकांक होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब मान लीजिए कि जो भी आप पेड़ पौधे उगे हुए देखते हैं तो वो किस तरीके की उनका जो स्ट्रक्चर बना होता है, किस तरीके के होते हैं, लंबाई चौड़ाई उनकी मोटाई वगैरह जो भी होती है, घने हैं या फिर उनके पत्ते किस तरीके के होंगे, तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, वहाँ की जलवायु पे। तो इस तरीके से क्या होता है, वो जलवायु का एक सही सूचकांक भी होते हैं कि उनसे उनसे ही आप पता कर सकते हैं कि उस क्षेत्र की जलवायु किस तरीके की होगी। तो और यहाँ पे इन्होंने कारण दे रखा है कि जो जलप्रिय पौधे होते हैं वो कहाँ पर आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जिन पौधों को जलप्रिय का मतलब कि जो कि जल को अधिक जो है ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कहाँ पर उनके लिए क्या होना चाहिए, आर्द्र जलवायु, यानी कि नमी युक्त जलवायु होनी चाहिए, तभी तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हमारा क्वेश्चन जो है जो कारण और कथन दोनों ही सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तत्वों का जो बार बार जो चक्रण होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि जो होती है, एक मान लीजिए कोई जो ह्यूमन होता है उसके लिए न्यूनतम जो भूमि चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए, धारणी करने के लिए अपने जीवन को, तो उस भूमि को क्या बोला जाता है, उस भूमि को बोला जाता है पारिस्थितिकीय पदछाप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों क्या है, जैविक घटकों में उत्पादक घटक हैं। तो जो उत्पादक कौन होते हैं, जो हमारे जो ऊर्जा होती है वो कहीं ना कहीं जो श्रृंखला स्टार्ट होती है, तो जो उत्पादक घटक होते हैं तो वो कौन होंगे। देखिए, सबसे पहले उत्पादन कौन हिस्सा लेता है उत्पादन में, तो वो लेते हैं हरे पौधे। तो और हरे पौधों पे ही डिपेंड होती है गाय, और गाय के बाद में आप देखेंगे कि फिर उसके ऊपर आप देखेंगे कि ये गाय हमारी शाकाहारी हो गई, ये पेड़ पौधों से अपना भोजन लेती है। उसके बाद में श्रृंखला आप देखेंगे मोर और जो है बाघ, ये कहीं ना कहीं मांसाहारी की कैटेगरी में आते हैं। मोर भी जो है आप इसको भी मांसाहारी कैटेगरी में रखें, क्योंकि ये भी जो है कीड़े मकोड़े जो है खाता है, सांप को खाता है, और ये सब जो है किस पे डिपेंड होते हैं, ये हरे पौधों पे ही कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से एक श्रृंखला बनती है जिसमें कि उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी, फिर वही श्रेणी पूरी बनती हुई चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वाधिक स्थायी जो है पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है। देखिए, सर्वाधिक स्थायी की अगर बात होती है तो सबसे ज़्यादा स्थायी आपको वो पारितंत्र मिलेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा विविधता मिलेगी। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इनमें से आपके ऑप्शन है मरुस्थल हो गया, पर्वत हो गया, महासागर हो गया, वन। अगर इनमें सबसे ज़्यादा आप डाइवर्सिटी देखेंगे तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, महासागरों में देखने को मिलेगी। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी, वहाँ पर सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कई प्रतिरोपित जो पौधे होते हैं इसलिए नहीं बढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है कि जैसे हम लोग पौधे लगाते हैं, नए पौधे हम लोग जो लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि, तो उनका रीज़न क्या होता है। कभी कभी जो पौधे नहीं लगते, हम लोगों ने लगाए, मान लीजिए किसी पॉट में लगाए, तो उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि वो जड़ नहीं पकड़ते, सूख जाते हैं। तो उनका कारण क्या होता है। देखिए, उनका कारण होता है कि उनके जो अधिकांश मूल रोम होते हैं वो नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जो है, उनके मूल रोम जो होते हैं वो अधिकांश मूल रोम जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो मूल रोम क्या होते हैं, देखिए जो हम लोग पेड़ों की आप जड़ देखेंगे तो उसमें जो छोटी छोटी जो निकली होती हैं कोशिकाओं जैसा जो स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए जैसे कि एक पेड़ होता है, उसमें आप देखेंगे कि ये नीचे इस तरीके की जड़ें होती हैं। तो ये जो जड़ें होती हैं, इनके जो स्ट्रक्चर होता है छोटी छोटी केशिकाओं का, तो जो सेल्स होती हैं तो वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है वो जो है पेड़ पौधे नहीं बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस को तोड़ तोड़ के देखिए तो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे जो है पर्यावरण समर्थन कर सकता है, क्या कहलाती है? तो वो आपकी कहलाती है वहन क्षमता। तो वहन क्षमता का सीधा सीधा यहाँ पे वही है कि वहन क्षमता का मतलब कि कोई इतना उत्पादन हो रहा है कि जिससे कि जो है जीव सर्वाइव कर रहे हैं। तो प्राणियों की जो संख्या की सीमा होगी वो किस पे निर्भर होगी? तो वो होगी हमारी वहन क्षमता पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। तो ये देखिए नारा था, तो ये पूछा गया था किस आंदोलन का, ये कोई आंदोलन एक चला था, तो उसमें कौन सा इनमें आपके ऑप्शन है? एपिको, चिपको, नर्मदा बचाओ, उक्त में से किसी का नहीं। तो ये पूछा गया था कि ये जो नारा है पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, तो किस आंदोलन का था? तो ये हमारा था चिपको आंदोलन का। जो पेड़ पौधों का जो आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, उसमें ये नारा दिया गया था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होता है? तो उच्चतम आप देखेंगे तो उच्चतम हम लोगों को किसको प्राप्त होगा? तो शाकाहारी से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में कहाँ पे जाएगा? मांसाहारी, फिर उसके बाद में जाता है सर्वाहारी। तो हमारा सबसे ज़्यादा किसको प्राप्त हो रहा है? सर्वाहारियों को। तो और देखिए कंपोज़र डिकम्पोज़र जो होते हैं इनकी तो श्रेणी ही अलग हो जाती है, तो इनको हम जो है इस श्रृंखला में ऐड नहीं करते, क्योंकि इनका काम होता है डिकम्पोज़रों का, अपघटकों का काम होता है कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में चेंज करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो है क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। तो यहाँ पे किसका वर्णन करता है? पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख जो है वर्गों का वर्णन करता है। इसमें क्या क्या आता है? व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? तो ये समर्थन सेवा किसके लिए जो है आपको सेवाएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी समर्थन सेवा के लिए ये सब चीज़ें दी हैं? तो ये आपके पोषक चक्रण और फसल परागण के लिए ये जो है इनका समर्थन सेवा जो है क्या है? तो पोषण चक्रण और फसल परागण की ये व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण और संरक्षण और सांस्कृतिक जो इनका महत्व जो है किस तरीके से होगा, इन बात की चर्चा होती है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट में। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें आसानी से आप लोग छांट सकते हैं। तालाब प्राकृतिक होता है, खेत देखिए मानव के द्वारा जो है एग्रीकल्चर, तो जो खेती होती है मानव के द्वारा होती है, तो जो खेत क्या हो गया, ये आर्टिफिशियल हो गया, प्राकृतिक तो नहीं है, क्योंकि इसको मानव ने चेंज करके वो अपने हिसाब से जुताई करता है तो वगैरह और जो भी इसमें करता है, तो वो काम आर्टिफिशियल हो गया, यानी कि प्राकृतिक तो नहीं रह गया। वन भी आपको प्राकृतिक हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? बी, खेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? अगर आप लोगों ने हमारा पिछला वाला वीडियो देखा हो तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जीव भार का जो पिरामिड होता है वो कहाँ पर उल्टा होता है? तो हम लोगों ने चर्चा की थी तालाब में, और मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, जिसमें देखिए उसमें मैंने आपको ये पारिस्थितिकी तंत्र को जो पिरामिड होता है उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी थी। पारितंत्रों में घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो यहाँ पे क्या है? घटती हुई उत्पादकता पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप उत्पादकता देखते हैं तो किसकी है? अगर ऑप्शन के हिसाब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा होती है मैंग्रोव की, उसके बाद में सेकंड नंबर पे घास स्थल आएगा, फिर झील आएगी, और लास्ट में क्या आएगा? महासागर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने जो सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी इसको डीप इकोलॉजी बोलते हैं, तो शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपके अर्नीज नेस ने जो है सबसे पहले डीप इकोलॉजी जो शब्द है इसका प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से जो है कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? तो देखिए आप देखेंगे कि प्राकृतिक रूप से आपको हीलियम मिल जाएगी, ऑर्गन मिल जाएगी, नियॉन मिल जाएगी, लेकिन रेडॉन आपको जो है नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ये चट्टानों के अंदर दबी हुई होती है, जैसे कोई भूकंप या ज्वालामुखी घटनाएं जब होती हैं तो ये जो है
हमारे जो लैंड होता है उसके नीचे से चट्टानों से निकलकर तब जो है ऊपर हमारे वायुमंडल में आती है रेडान गैस। ये आपको जो है प्राकृतिक रूप से नहीं देखने को मिलती है, भूकंप या फिर ज्वालामुखी घटनाओं के दौरान ही ये आपको देखने को मिलती है। तो इससे क्या होता है कि जो ज्वालामुखी या फिर भूकंप की जो घटनाएं होती हैं उससे पहले ये मिल जाती है, तो वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ अब भूकंप आने वाला है। तो ये एक जो है मापक का भी काम करती है, तो इससे जो है अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में अब भूकंप आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो ये देखिए जो आहार श्रृंखलाएँ दी हैं, तो ये जो है आपको समुद्र की जो आहार श्रृंखलाएँ हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो डाइटम, क्रस्टेशियाई, हेरिंग हो जाएगा। तो इसमें जो आपका डाइटम होता है वो आपका उत्पादक का काम करता है, क्रस्टेशियाई उपभोक्ता हो गया शाकाहारी, और हेरिंग हो गया मांसाहारी उपभोक्ता। तो इस तरीके से ये श्रेणी बनेगी। तो आपका क्या होगा, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पारितंत्र में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के या फिर जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो डिकम्पोजर में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो देखिए कवक हो गया और जीवाणु आते हैं। वायरस जो है हमारे जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, वो डिकम्पोजर के लिए जो है काम नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जो है हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि वायरस का काम अपघटक यानी कि डिकम्पोजर का काम वायरस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। तो क्या है, सही नहीं हमको ढूंढना है। तो ए वाला देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान, समय, इकाई के समस्त जीवों तथा भौतिक इकाइयों का भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो हमारा राइट है। यह एक कार्यशील इकाई है, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी उत्पादकता भी होती सही है, और यह एक बंद तंत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे बंद नहीं, यहाँ पे क्या होता है, खुला तंत्र होता है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो हमेशा खुला होता है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पारितंत्रों में जो खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हम लोगों को विचार करना है। तो देखते हैं पहला जो हमारा स्टेटमेंट दिख रहा है कि खाद्य श्रृंखला जो होती है, खाद्य श्रृंखला फूड चेन जो होती है हमारी, उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को जो आहार के द्वारा पोषित होती है उसको किस में दिखाया जाता है, फूड चेन में। सेकंड नंबर देखते हैं कि खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई, नहीं एक जाति नहीं, विभिन्न जातियों के अंतर पाई जाती। तो हमारा दूसरा वाला तो हो गया गलत। तीसरा वाला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संस्थाओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ आप उपभोक्ता की बात कर रहे हो, उत्पादकों को तो इसमें आपने छोड़ दिया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, केवल और केवल एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो है ऐड होता है कहाँ, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में जो है निःसृत होता है। श्वसन के द्वारा भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को ही वायुमंडल में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। तो ये तो हमारा नहीं होना चाहिए। तो अब अगर हम ऑप्शन के हिसाब से हम ना हमारा देखें कट करें तो एलिमिनेशन करेंगे तो पहला गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया, क्योंकि इन दोनों में ही हमारे ऑप्शन 3 जो है दे रखा है। तो अब हमारा या तो 2 हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो ज्वालामुखी क्रिया से भी ऐड होती है कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन से भी, और जैव पदार्थों के क्षय से भी CO2 जो है ऐड होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 निकल के आता है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का जो है सर्वोत्कृष्ट वर्णन होता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हमारा होगा कि जो पारितंत्र का आप देखेंगे तो इसकी जो व्याख्या निकल के आती है उसकी ये होती है कि जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय, और साथ ही वो पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। मान लीजिए हम जो हैं, हमारा समुदाय मनुष्य का मान लीजिए समुदाय या फिर जीव जंतुओं का समुदाय, और जिसमें जो पर्यावरण होता है, एनवायरनमेंट में वो रहते हैं, तो उन सबको मिला के जो बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी तो हमारा राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम है, आर्टिफिशियल कौन सा है। तो हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं।
तो धान का खेत इसमें आपका आर्टिफिशियल हो जाएगा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। बाकी वन, घास का मैदान, झील, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी जल में निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है। तो घनत्व प्रवणता को क्या दर्शाती है? पिक्नोक्लाइन, इसको बोला जाता है पिक्नोक्लाइन। अगला देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो पहला कह रहा है कि समुद्री जो कच्छप होते हैं उनकी कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, कुछ शाकभक्षी होती हैं, कुछ मांसाहारी भी होती हैं, दोनों तरीके की होती हैं। तो पहला तो हमारा सही हो गया। मछली की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं, सही बात है। कुछ मछलियों की जो जातियाँ होती हैं तो वो शाकाहारी होती हैं, और कुछ को आप देखेंगे तो शार्क वगैरह हो गई, तो ये आपको मांसाहारी मिलेंगी। अगला है कि समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियाँ शाकभक्षी होती हैं। तो बिल्कुल देखिए होती हैं, तो दोनों ही तरीके की होती हैं। तो इस चक्कर में जो है हमारे अभी तक तीनों ही सही हो गए। चौथा देखते हैं कि सांपों की कुछ जातियाँ सजीव प्रजक होती हैं। सजीव प्रजक, तो सजीव प्रजक में आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। कुछ सांप देखेंगे और वो जो है शाकाहारी चीज़ें और मांसाहारी चीज़ें दोनों ही खाते हैं सांप। तो यहाँ पे तो हमारे चारों ही ऑप्शन ठीक हो रहे हैं। तो हमारे ऑप्शन में जाते हैं, तो किस में चारों दिए हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों ही करेक्ट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है कि सबसे ज़्यादा स्थिर कौन होगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। डाइवर्सिटी इसमें आपको कहाँ पे डाइवर्सिटी मिल रही है? तो आपको सागर में, यानी कि महासागर में सबसे ज़्यादा जो है आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और वन, पर्वतीय और मरुस्थल में थोड़ी सी कम इसमें देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा विविधता आपको कहाँ मिलेगी? इस महासागर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक देखने को मिलेगी। देखिए अभी तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमारा महासागर हो गया ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए और भी चीज़ें दी गई हैं जहाँ पर आपको बहुत ही अत्यधिक बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब बात होती है कि गहरे समुद्र, कोरल रीफ, मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय, इनमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगी? देखिए नंबर 1 पे होती है आपकी उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको विविधता यहीं पे देखने को मिलती है। इसके बाद में सेकंड नंबर आपका आएगा कोरल रीफ्स का, फिर आएगा समुद्र का, और मरुस्थल में तो सबसे कम देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अत्यधिक जैव विविधता आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमरबेल तो हमारा तना परजीवी सही दिया हुआ है, चंदन जड़ परजीवी भी सही है, ऑर्किड तो अधिपादप यानी एपीफाइट होते हैं, और घटपर्णी जलोद्भिद नहीं होते। जलोद्भिद का मतलब जहाँ पे जल के अंदर जो है या फिर दलदली भूमि में घटपर्णी उगे, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, घटपर्णी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये तो एनसीईआरटी की बुक्स भी किसी ने ढंग से पढ़ी हुई है, तो सभी को नॉर्मल सबको ही ये पता होगा कि आप देखेंगे कि जो हमारा जलमंडल होता है वो सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र होता है। आप देखेंगे हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% जो है जल ही पाया जाता है, तो जलमंडल ही सबसे ज़्यादा हो गया। स्थलमंडल लैंड का तो हमारा लगभग बोलते हैं 30% जो है हमारा है। 30% क्या है, आपको 71 और 29 का रेशियो आपको देखने को मिल जाता है जलमंडल और स्थलमंडल में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जलमंडल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर क्या होती है। तो हम लोगों ने पिछले भी चर्चा की थी, यहाँ पे हम लोगों ने लिंडेमान का नियम भी पढ़ा था, और किस तरीके से जो है ऊर्जा घटती जाती है, तो इसकी हमने चर्चा की थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घटती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जो पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला जो हमारा स्टेटमेंट दे रखा है कि स्वपोषी यानी कि स्वपोषण जो होते हैं स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो हमारा तो पहला तो सही है कि जो उत्पादकता ही बोला जाता है प्रथम स्तर पर जो उत्पादन होता है। दूसरा देखते हैं कि द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो यहाँ पे तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हो रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी वाला जो है एक और दोनों ही जो है यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य में बिचौलिए का काम करते हैं। तो जो हमारे डिकम्पोज़र होते हैं, अपघटक
जिनको वियोजक भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, हमारे जो है बिचौलिए का काम करते हैं जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य में। अगला देखते हैं कि कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति जो है, तितलियों की जातियों की संख्या में बड़ी गिरावट होती है, तो तितलियों की संख्या मान लीजिए कम हो गई है बहुत तेज़ी से, तो इसका जो है संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें क्या पहला कह रहा है कि कुछ पौधों के परागकण प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, तितलियां जाती हैं एक पौधे से दूसरे पौधे पे, जो है उनको जो है परागण के लिए ये जो है महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहला तो हमारा सही है। दूसरा देखते हैं कि कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचलित, देखिए संक्रमण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें जो है तितलियों का रोल नहीं होता है। तीसरा देखते हैं इसके कारण बर्रों, मकड़ियों और पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। हाँ, गिरावट हो सकती है, जब तितलियां जो है नहीं बचेंगी तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा कि जो दूसरे पौधे होते हैं तो उनके जो है कि जो डाइवर्सिटी होती है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पौधों पर प्रतिकूल जो है असर पड़ेगा। प्रतिकूल असर क्या पड़ेगा, कुछ तो पौधे जो है प्रजनन भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रजनन का काम भी आप देखते हैंगे कि कहीं ना कहीं तितलियों के द्वारा पौधों से उनसे जो रस निकलता है उनके जो फूलों से, तो वो ट्रांसफ़र होता रहता है एक दूसरे पौधे से। तो इससे क्या होता है, प्रजनन में भी, पौधों के प्रजनन में भी सहायता मिलती है। तब तितलियां नहीं रह जाएंगी तो ये जो चैन टूट जाएगी, उससे क्या होगा, तो पेड़ पौधों में जो है कमी मिलेगी। तो उन पर जो निर्भर होते हैं बर्रे, मकड़ियाँ और जो पक्षियों की कुछ जातियाँ पौधों पर ही निर्भर होती हैं, तो वो जो पौधे ही नहीं रहेंगे तो इनकी संख्या में भी गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे पहला और तीसरा सही है। तो हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, सी राइट हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित में से कौन सा जीव जो है जैव मंडल तक जैविक संगठनों का सही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे छोटा आपको आकार मिलेगा जनसंख्या, फिर जनसंख्या के ऊपर आपको देखने को मिलेगा समुदाय, उसके बाद में नंबर आता है पारिस्थितिकी तंत्र का, और सबसे बड़ा आपको क्या मिलेगा, भूदृश्य। तो सबसे बड़ा आपको पूरा देखिए यहाँ पे जनसंख्या छोटे क्षेत्र में निवास करती है, फिर उससे जो पूरा समुदाय होगा वो उससे ज़्यादा बड़े जो है लैंड में रहेगा, पारिस्थितिकी तंत्र उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और भूदृश्य का मतलब पूरा लैंड आ जाता है इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन, दूसरे को, तो यह अभी वही है हमारा अभिकथन क्या है कि जीवमंडल एक खुला यानी विवृत तंत्र होता है। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि जीवमंडल में पदार्थों के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन, तो यहाँ पे सीधा गलत हो रहा है, क्योंकि दोबारा निवेश नहीं हो सकता है, तो यही बात गलत है, निवेश हो सकता है। तो हमारा ए ही सही है, तो और जो है आर गलत है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% का नियम किससे संबंधित है। कई बार हम लोगों ने इसकी चर्चा पीछे कर चुके हैं कि जो है ऊर्जा का जो है खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचने के लिए जो है 10% का नियम जो है इसी में यूज़ होता है। अगला देखते हैं कि सबसे अधिक स्थिर, देखिए यहाँ पे क्या है कि आप लोग मेरे सारे वीडियो देखिए, क्योंकि कोई चीज़ जो है मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करी, कोई चीज़ जैसे कोई भी चीज़ मुझे लगता है कि समझाने की है तो मैं उसको उसी क्वेश्चन में जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोबारा मान लीजिए उसी तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं वो चीज़ें जो है दोबारा नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे सारे वीडियो देखिए, तो उससे क्या होगा कि आप जो है चीज़ें जो भी आपको कुछ नई आपको पता लगेगी। हो सकता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो क्या होता है कि चीज़ें छूट जाएंगी, आपको लगेगा कि यहाँ पे समझाया नहीं, जबकि मैं वो चीज़ें समझा चुका होता हूँ पिछले वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आज के सेशन में ही हम लोग पीछे रिपीट कर सकते हैं। सागरी, महासागरी जो होता है ये सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर होगा इन सभी में। पारिस्थितिकी पदछाप होता है, इसके माप की इकाई क्या होती है। तो इसके माप की इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा किसी जल में है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिक्नोक्लाइन जो है अभी ऊपर भी देखा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण में से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो ऊर्जा की मात्रा घटती है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, घुमा के आपको दिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल, नीला शैवाल दिया हुआ है। तो कौन नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है? तो हमारा नीला हरा शैवाल जो है ये नाइट्रोजन के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है? देखते हैं। तो पहला कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित होते हैं। तो यहाँ पे न्यूनतम क्यों? पूर्णता जो है आश्रित होते हैं। तो ये तो जो है पूर्ण रूप से ही जो है इस पर निर्भर होते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक होते हैं। तो उत्पादकों से अगर अधिक हो जाएंगे तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये भी गलत हो गया। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। तो ये बात सही है कि जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होंगे, तभी तो उपभोक्ता बचे रहेंगे जब उत्पादन अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नेस्ट हैकेल किस संकल्पना से संबंधित हैं? तो इनकी जो संकल्पना है किससे संबंधित है? ये पारिस्थितिकी से संबंधित है। अगला देखते हैं कि जहाँ जीव रहता है तो उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या है, उसको आवास भी बोला जाता है और पारितंत्र भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस तरीके से? क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है विकल्प यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था रेड जेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दो कथन यहाँ पे हमारे देखते हैं। तो कथन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि पारिस्थितिकी कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो बिल्कुल गलत ही दिया हुआ है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में सभी चीज़ें एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। तो हमारा ए तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। बिल्कुल, आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सब मानव की क्रियाओं के द्वारा ही प्रभावित हुआ है। तो हमारा कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत दिया हुआ है। तो हमारा देखते हैं कि तो हमारा ए गलत है और आर सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन आपको नाम सुना सा नहीं लग रहा कि ब्लू मतलब कि क्या? पानी। हमारे पृथ्वी को ही बोला जाता है नीला ग्रह। क्यों बोला जाता है? पानी की वजह से। तो यहाँ पे हमारा अब देख लीजिए, पानी के जैसा कुछ आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा जो प्रगीत कार्बन, जो महासागर और तटीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनके द्वारा जो कार्बन ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो उसको ही बोला जाता है ब्लू कार्बन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए जो R2 व्यवहार संहिता यानी कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस जो है साधन उपलब्ध कराती है? किसके लिए? तो जो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है, तो ये किससे संबंधित है? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरण दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार करना ही जो है किसके अंतर्गत आता है? R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज के अंदर। अगला क्वेश्चन और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? तो जो मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका उपयोग होता है? ये होता है हमारा लेमन ग्रास का, यानी कि लेमन घास का। तो आज का सेशन में हम लोगों ने बस इतने ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ में फिर से मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चंस को लेकर तो आप कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे आपकी क्वेरी को दूर करने के लिए।